पादप ऊतकों के बाद अपन चर्चा करते हैं जंतु ऊतक की। जंतु ऊतक की यदि अपन बात करें तो जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और जो न्यूरॉन टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार के टिश्यू है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं उपकला ऊतक की, एपिथेलियम टिश्यू की। ये शरीर के आवरण का निर्माण करते हैं जो एक ओर से अंदर से और दूसरी ओर से जो आवरण है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है। उपकला ऊतक के द्वारा शरीर के आवरण का निर्माण होता है जो वातावरण अंदर से तो देह तरल से हमारे शरीर के आंतरिक भागों से और बाहर से है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है। उपकला ऊतक के द्वारा ऐसा आवरण बनता है। आगे यदि अपन बात करें तो उपकला ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सरल और एक होता है संयुक्त, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल उपकला ऊतक की, जो कई प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 का अपन यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। जिसमें पहला होता है घनाकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है सल्की स्क्वेमोस एपिथेलियम टिश्यू और तीसरा होता है स्तंभाकार कॉलमनर स्तंभाकार। हम पढ़ रहे हैं जंतु ऊतक। 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं जिसमें सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं उपकला ऊतक की, एपिथेलियम टिश्यू की। उपकला ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, घनाकार क्यूबॉइडल, सल्की स्क्वेमोस और जो स्तंभाकार होता है कॉलमनर टिश्यू। सबसे पहले अपन बात करते हैं घनाकार ऊतकों की, यानी जो घनाकार जो उपकला ऊतक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो अपने को याद करना है कि ये जो ऊतक होते हैं वो अंगों को यांत्रिक सहारा, अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। कौन से ऊतक? घनाकार उपकला ऊतक। आगे यदि अपन बात करें तो यह ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहते हो यह जो है वो वृक्क नली, किडनी की नली के अंदर, लार ग्रंथि के अंदर, और ये ऊतक पाए जाते हैं श्वेद ग्रंथि के अंदर, पचने वाली जो ग्रंथि होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, उपकला ऊतक पाए जाते हैं। आगे अगला है सल्की ऊतक। सल्की ऊतक की यदि अपन बात करें तो यह जो ऊतक है वो शरीर को रक्षात्मक आवरण, सबसे इंपॉर्टेंट, शरीर को रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। सल्की उपकला ऊतक, सल्की उपकला ऊतक शरीर को रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। आगे अगला है स्तंभाकार ऊतक। तो इसके अंदर अपने को याद रखना है यह जो है वो जो कुछ मुख्य अंग होते हैं उनकी आंतरिक भित्ति का निर्माण करता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि आंत की जो आंतरिक भित्ति का निर्माण करता है, और पाचक रस जो होते हैं, पाचक रस का स्त्रवण, पाचक रसों का जो स्त्रावण किया जाता है वो स्तंभाकार उपकला ऊतक से किया जाता है। तो उपकला ऊतक में मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो ऊतक है उनके कार्य के बारे में हमने चर्चा कर ली।
आगे यदि अपन बात करें तो संयुक्त उपकला ऊतक, और संयुक्त उपकला ऊतक जो होता है वो त्वचा का निर्माण करता है, त्वचा का निर्माण, त्वचा का निर्माण करता है, और इसका जो स्तर होता है उसकी मोटाई अधिक, अपन कह सकते हैं मोटा स्तर होता है इसका। जो संयुक्त उपकला ऊतक है उसका स्तर क्या होता है, मोटा होता है, और इसका स्तर मोटा होने के कारण ये जो संयुक्त उपकला ऊतक है वो स्त्रवण व अवशोषण, स्त्रवण व अवशोषण कम मात्रा में करता है। संयुक्त उपकला ऊतक के द्वारा निर्माण होता है त्वचा का, और इसका स्तर जो होता है वो मोटा होता है, और इसके कारण स्त्रवण व अवशोषण की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो पहला जो उपकला ऊतक था उसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब दूसरा जो ऊतक है वो है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। उपकला ऊतक के बाद दूसरा जो जंतु ऊतक है वो है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम से ही पता चला है संयोजी ऊतक यानी ये जो ऊतक होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने में सहायक होता है, और शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। दो बातें इंपॉर्टेंट फिर से सुनिए। पहला, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है, और दूसरी यदि अपन बात करें तो ये शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने में सहायक होता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से जो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो संयोजी ऊतक है वो है एरियोलर, या इसको हिंदी में बोलते हैं वसामय, वसामय ऊतक। आगे यदि अपन बात करें तो दूसरा है रक्त, ब्लड। तीसरा यदि अपन बात करें तो तीसरा है उपास्थि, कार्टिलेज, और चौथा है अस्थि, बोन। ये 4 प्रकार के संयोजी ऊतक है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पाया जाता है अस्थि किस प्रकार का ऊतक है, या निम्न में से संयोजी ऊतक कौन सा है। तो इन प्रकार के क्वेश्चन है वो बहुत बार है वो सीधे ही पूछ लिए जाते हैं, बाकी इनके अंदर और अपन चर्चा करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि संयोजी ऊतक जो होता है वो शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक है। तो संयोजी ऊतक में से भी सबसे अधिक पाए जाने वाला जो ऊतक है वो है एरियोलर ऊतक। ये सबसे अधिक पाए जाने वाला, सबसे अधिक पाए जाने वाला संयोजी ऊतक है। सबसे अधिक पाए जाने वाला जो संयोजी ऊतक है वो होता है एरियोलर ऊतक। आगे यदि अपन बात करें तो ये जो ऊतक होता है वो जो ऊंट की कुबड़ होती है, या अपन कह सकते हैं कि इंसान में मोटापे का कारण जो होता है। आगे यदि अपन बात करें तो आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। ये आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। आगे यदि अपन बात करें तो ऊतकों की मरम्मत में, बाकी जो ऊतक है उनकी मरम्मत में, ऊतकों की मरम्मत में यह जो ऊतक होता है वो सहायक होता है। आगे यदि अपन बात करें तो यह त्वचा, मांसपेशी व शरीर में पाई जाने वाली नलिकाओं के चारों ओर स्थित होता है। तो यह त्वचा, मांसपेशी व नलिकाओं के
चारों ओर स्थित होता है। तो ये था एरियोलर ऊतक। वसामय ऊतक, शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले संयोजी ऊतक में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक जो है वो है वसामय ऊतक। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से ये आंतरिक अंगों की है वो सुरक्षा करता है। और ऊतकों में जो मरम्मत में है वो ये सहायक होता है। और जो त्वचा है, मांसपेशी है और शरीर के अंदर जो नलिकाएं पाई जाती हैं उनके चारों ओर पाए जाने वाला ऊतक है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक के बाद अपन चर्चा करते हैं रक्त की। रक्त की यदि अपन चर्चा करें तो इसको अपन डिटेल से सर्कुलेशन के अंदर पढ़ेंगे। और यहां पर सिर्फ इतना ही अपने को याद रखना है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में पदार्थों के और सहवहन में मुख्य पदार्थ होता है। इसके अंदर आप इतना याद रख लीजिए कि रक्त की पीएच याद रख लीजिए, यहाँ पर आप 7.4 इसकी पीएच याद रख लीजिए। और यह एक द्रव्य पदार्थ होता है जिसके द्वारा शरीर के अंदर परिवहन में सहायक होता है, परिवहन में सहायक। इसके बारे में डिटेल से अपन सर्कुलेशन के अंदर चर्चा करेंगे। आगे अपन बात करते हैं उपास्थि की। उपास्थि के अंदर सबसे पहले यदि उपास्थि की बात करें तो आप कहते हो उपास्थि जो होती है वो हड्डी से लचीली होती है। ये एक प्रकार की हड्डी है लेकिन लचीली होती है और जिसके कारण ये कुछ भागों में जैसे नाक की नोक है, कर्ण पिन्ना है या जो हमारे संधियां जो होती हैं, जो हड्डियों के बीच में संधि जहां पर होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि ये हड्डी से लचीली क्यों होती है तो इसके अंदर अपन कहेंगे कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ये हड्डी से लचीली होती है, यह हड्डी से लचीली होती है। और सार्क मछली जो होती है उसका पूरा शरीर ही कार्टिलेज से बना होता है, उसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती है, उसके अंदर पाई जाता है पूरा उपास्थि। हमारे शरीर के यदि अपन बात करें तो नाक की नोक है, कर्ण पिन्ना जो होती है, या अपन कह सकते हैं कि जो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहां पर पाई जाती है कौन, उपास्थि। आगे अपन अस्थि की यदि अपन बात करें तो इसको भी अपन है वो कंकाल तंत्र के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर अपने को इतना याद रखना है कि कंकाल का निर्माण, हमारे शरीर के अंदर कंकाल का निर्माण जो होता है वो अस्थि के कारण होता है। अपन कह सकते हैं कि कैल्शियम व फॉस्फेट, कैल्शियम व फास्फोरस मिलकर है वो हड्डी का निर्माण करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर हड्डी का निर्माण करते हैं। और अस्थि ऊतक, अस्थि जो संयोजी ऊतक है उसको बनाने के लिए ओस्टियोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं हैं वो सहायक होती है। ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है वो आपस में मिलकर अस्थि का निर्माण करती है। उपकला ऊतक के बाद दूसरा जो जंतु ऊतक था वो था संयोजी ऊतक, जिसके 4 प्रकार है, एरियोलर, रक्त, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि सबसे अधिक पाए जाने वाला संयोजी ऊतक है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है और नए ऊतकों के मरम्मत में सहायक होता है ये। और त्वचा, मांसपेशी और नलिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। दूसरा रक्त है जो परिवहन में सहायक होता है। तीसरा उपास्थि जिसके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण ये अस्थि से मुलायम होता है। और सार्क मछली का पूरा शरीर ही है वो उपास्थि का बना होता है। हमारे शरीर में नाक की नोक है, कर्ण पिन्ना है और जो हड्डियों के जोड़ है वो बने होते हैं उपास्थि से। अस्थि की यदि अपन बात करें तो ओस्टियोब्लास्ट नाम की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस इसके निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो है वो कंकाल का निर्माण करने के अंदर ये सहायक होता है। संयोजी ऊतक के बाद हम चर्चा करते हैं
पेशीय ऊतक की, मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू की यदि अपन बात करें तो जिस प्रकार अस्थियां हैं वो ओस्टियोब्लास्ट से बनी होती है, वैसे ही हमारे शरीर की जो पेशी होती है वो मायोसाइट नाम की कोशिकाओं से बनी होती है। हमारी जो पेशियां होती है वो मायोसाइट नाम की कोशिकाओं से है वो मिलकर बनी होती है। आगे यदि अपन बात करें तो इनके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, पेशियों के अंदर सार्कोप्लाज्म नाम का तरल पदार्थ भरा होता है। पेशीय ऊतक मायोसाइट नाम की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके अंदर सार्कोप्लाज्म नाम का तरल भरा रहता है। सार्कोप्लाज्म नाम का तरल जो है वो भरा रहता है। आगे यदि अपन बात करें तो इनके केंद्रक को, इनका पेशीय ऊतक का जो केंद्रक है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। केंद्रक को सार्कोमियर, केंद्रक को सार्कोमियर कहते हैं। और यदि अपन चर्चा करें तो सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पेशीय ऊतकों के अंदर या मायोसाइट जो सेल्स है उनके अंदर ही पाए जाते हैं। इनके अंदर ग्लाइकोजन संचय रहता है, ग्लाइकोजन संचय रहता है जो कोशिका के संकुचन के दौरान ग्लूकोज का निर्माण अर्थात ऊर्जा निर्माण के अंदर सहायक होता है। पेशीय ऊतक मायोसाइट नाम की कोशिकाओं से बने होते हैं। सार्कोप्लाज्म नाम का द्रव्य भरा रहता है। केंद्रक को सार्कोमियर कहते हैं। और सबसे अधिक जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो पेशीय ऊतक के अंदर ही पाया जाता है और इसके अंदर ग्लाइकोजन का संचय होता है और जो समय समय पर ग्लूकोज का निर्माण करके इसको जो पेशियां होती है उनको ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं पेशीय ऊतक के प्रकार। पेशीय ऊतक के प्रकार, पेशीय ऊतक के यदि प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अरेखित पेशीय ऊतक, एक होते हैं रेखित पेशीय ऊतक और एक होते हैं हृदयक पेशीय ऊतक। अरेखित, रेखित और हृदयक पेशीय ऊतक। अरेखित पेशीय ऊतकों को चिकने पेशीय ऊतक भी कहते हैं। चिकने पेशीय ऊतक भी कहते हैं। इनके अंदर गहरे भूरे रंग की धारियां होती हैं। गहरे भूरे रंग की धारियां होती हैं। आगे यदि अपन बात करें तो इनसे जो पेशी बनती है उसको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। चिकनी पेशी, अनैच्छिक पेशी, अरेखित पेशी। अनैच्छिक पेशी जो होती है वो हमारे नियंत्रण के अंदर नहीं होती है। ये जो पेशियां होती है वो कहाँ पाई जाती है तो अपन कह सकते हैं पाचन नाल, पाचन नाल, या अपन कह सकते हैं गर्भाशय, पाचन नाल, गर्भाशय या मूत्राशय। पाचन नाल, गर्भाशय, मूत्राशय, त्वचा व
आंख की जो पुतली है, आंख की जो पुतली होती है ये बनी होती है अरेखित पेशियों की। अरेखित पेशियों को चिकनी पेशी कहते हैं और इनके द्वारा वो अंग बनते हैं जो हमारे नियंत्रण के अंदर नहीं होते, जिनको अपन इच्छा के अनुसार है वो संकुचन नहीं करवा सकते। आगे दूसरी जो पेशी है वो है रेखित पेशी। दूसरी जो पेशी है वो है रेखित पेशी। इसके ऊपर और फाइबर पाए जाते हैं, धागे नुमा संरचना विद्यमान होती है, धागे नुमा संरचना इसके ऊपर पाई जाती है, इसीलिए अब इसको बोलते हैं रेखित पेशी कहते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो रेखित पेशी जो होती है वो होती है ऐच्छिक पेशी। रेखित पेशी जो होती है वो होती है ऐच्छिक पेशी और अपन कह सकते हैं कि ये जल्दी संकुचन, इससे हम जल्दी संकुचन करवा सकते हैं। और जैसे जल्दी संकुचन तो यह है जल्दी थक जाती है। रेखित पेशी जो होती है वो अरेखित पेशी की बजाय जल्दी थक जाती है, यानी इसके अंदर एनर्जी की कमी जल्दी होती है। इसको बोलते हैं कंकाल पेशी भी कहते हैं, इसको कंकाल पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी धागे नुमा संरचनाएं इसके ऊपर विद्यमान होती है। यह ऐच्छिक पेशी है, ये इसकी बजाय हम जल्दी संकुचित कर सकते हैं और ये इसके अंदर ऊर्जा की जल्दी कमी होने के कारण जल्दी थक जाती है और ऐच्छिक पेशी को कंकाल पेशी भी कहते हैं। आगे अगली होती है हृदयक पेशी। यह एक अनैच्छिक पेशी है। हृदयक पेशी जो है वो एक अनैच्छिक पेशी होती है जो कि हृदय संकुचन में सहायक है। हृदय संकुचन में सहायक। हम जानते हैं कि हृदय की जो धड़कन है, हार्ट बीट जो होती है वो एक अनैच्छिक क्रिया है जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि हृदय पेशी जो होती है वो एक अनैच्छिक पेशी होती है। तो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक। उसके बाद अगला जो ऊतक आता है वो आता है तंत्रिका ऊतक। पेशी ऊतक के बाद हम चर्चा करते हैं तंत्रिका ऊतक की। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो तंत्रिका ऊतक जो होता है उसकी इकाई जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो है वो मस्तिष्क, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क व मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु के अंदर है ये विद्यमान होता है। और ये जो तंत्रिका ऊतक होता है वो उत्तेजना के प्रतिक्रिया करता है। हमारे शरीर में जो उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है उनके प्रतिक्रिया का काम जो होता है वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा, या अपन कह सकते हैं कि शरीर के अंदर सूचनाओं को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का कार्य जो किया जाता है वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं हैं वो न्यूरॉन होती है। पेशी ऊतक की कोशिकाएं होती है मायोसाइट, अपन ने पढ़ा था। और तंत्रिका ऊतक की क्या होती है? न्यूरॉन होती है। और मस्तिष्क व मेरुरज्जु के निर्माण में ये सहायक होते हैं और शरीर के अंदर सूचनाओं को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का कार्य जो किया जाता है वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा किया जाता है। और हमारे शरीर में जो उत्तेजनाएं होती है, हम कहते हैं कि धमाके की आवाज सुनकर मुंह का खुला रह जाना, या गर्म वस्तु को छूते या नकुली वस्तु को छूते अचानक से हाथ को हटाना, या तेज प्रकाश के अंदर है वो आंख की पुतलियों को सिकुड़ना,
ये जो सारी क्रियाएं जो होती है, जिनको अपन प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं, उनका जो नियंत्रण होता है वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक के और जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में देखिए। पहले तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक 4 भागों के अंदर होता है। इसके जो पार्ट हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो जिसमें आप कह सकते हो न्यूरॉन, इसके अंदर अगला पार्ट हम कह सकते हैं न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया या तंत्रिका स्त्रावी कोशिका, तंत्रिका स्त्रावी कोशिका, तंत्रिका स्त्रावी कोशिका। और चौथा जो पार्ट है वो है एपिंडाइल कोशिका, एपिंडाइल कोशिका। ये तंत्रिका ऊतक के 4 भाग हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। और अपन को पता है सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, सबसे लंबी कोशिका। और यदि अपन चर्चा करें तो आप कह सकते हो यह बॉडी, एक्सॉन, बॉडी, एक्सॉन व डेंड्राइड्स से बनी होती है। इसके बाहरी पार्ट बॉडी, एक्सॉन व डेंड्राइट्स। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है, बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट से बनी होती है। आगे यदि अपन बात करें तो न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया जो होता है वो एक तंत्रिकीय कोशिका होती है और CNS केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसमें न्यूरॉन के साथ उपस्थित होती है। CNS में न्यूरोग्लिया जो है वो एक तंत्रिकीय कोशिका है और CNS में न्यूरॉन के साथ उपस्थित। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो न्यूरॉन के साथ है वो न्यूरोग्लिया है, वो उपस्थित होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है माइक्रोग्लिया और एक होती है मैक्रोग्लिया। CNS में न्यूरॉन के साथ उपस्थित जो कोशिका होती है वो होती है न्यूरोग्लिया। आगे अपन बात करते हैं तंत्रिका स्त्रावी कोशिका। ये जो है वो एक विशेष जो तंत्रिकीय हार्मोन है उनका स्त्रावण करती है। तो आप कह सकते हो विशेष तंत्रिकीय हार्मोन का स्त्रावण। तंत्रिकीय हार्मोन का स्त्रावण जो है वो तंत्रिका स्त्रावी कोशिका के द्वारा किया जाता है। अगला है एपिंडाइल कोशिका। एपिंडाइल कोशिका जो होती है वो मस्तिष्क गुहा में उपकुला परत पर तथा मेरु रज्जु में
और ये लागू ही होती है। यह मस्तिष्क गुहा में उपकला स्तर से मेरुरज्जु से लगी हुई ये विद्यमान होती है। एपिंडाइल कोशिका मस्तिष्क गुहा के अंदर विद्यमान होती है। तो ये था तंत्रिका, ऊतक और उसके भाग। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो हमने पादप व जंतु ऊतकों के बारे में चर्चा